कांग्रेस जो है वो पलायन कांग्रेस में हो गया और बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। चुनाव के समय ये आम बात है। ये जो दल बदलू और जो सीजनल नेता हैं ये नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में इधर से उधर जाते रहते हैं। हरियाणा के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने रातों रात पार्टी बदल करके किसी को हवा तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी, उन्हें टिकट भी मिल रही थी, उसके बाद भी वो भाजपा में शामिल हो गए। मेरी नज़र में ये दांव जो है उल्टा पड़ रहा है भाजपा के लिए। दूसरे दलों के लोगों को आयात करने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ये थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होने वाली है इस बार। बीजेपी और अकाली दल में भी समझौता हो सकता है अगर बीजेपी की शर्तों को मान ले शिरोमणि अकाली दल। दोनों पार्टियों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये वो पंजाब में समझौता नहीं करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। नई लीडरशिप जो राहुल गांधी की है उसको आगे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चलते वो सफल होती नहीं दिख रही। पंजाब में दिक्कत ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकल लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ हैं। नमस्कार, चंडीगढ़ से मैं नरेश वत्स आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2024 का चुनावी संग्राम सज चुका है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं अमिताभ शुक्ला जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंडीगढ़ में द पायनियर के रेजिडेंट एडिटर हैं और उन्होंने पीटीआई में काम किया है तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी काम किया है। कांग्रेस की बीट भी वो देखते हैं और इस समय पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से देखते हैं। और अब कांग्रेस जो है वो पलायन कांग्रेस में हो गया और बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उसका क्या असर चुनाव पर होंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस बीट भी देखी है और अब पंजाब में आप देख रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है और बीजेपी भी उनको हाथों हाथ ले रही है। ये क्या राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं? देखिए, चुनाव के समय ये आम बात है। ये जो दल बदलू और जो सीजनल नेता हैं ये नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में इधर से उधर जाते रहते हैं। इसमें ये कोई नई बात नहीं है, हर एक चुनाव में होता है। हाँ, इस बार क्या हुआ, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया इस रीजन में, खास करके हरियाणा में भी, पंजाब में भी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी, दूसरे में गए। लेकिन ये पलायन सिर्फ कांग्रेस से नहीं हुआ है, कांग्रेस में बाकी पार्टी के भी लोग आए हैं। आज ही के दिन आम आदमी पार्टी के थे धर्मवीर गांधी, आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। पटियाला से वो प्रणीत कौर के खिलाफ लड़ेंगे और ये प्रणीत कौर वही हैं जो थोड़े दिन पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये पत्नी हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं ये, और दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि चुनाव होगा वहाँ पे। पंजाब में हाँ, कुछ एमपी जो मौजूदा एमपी थे, लुधियाना के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने रातों रात पार्टी बदल करके किसी को हवा तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी, उन्हें टिकट भी मिल रही थी, उसके बाद भी वो भाजपा में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के जो सुशील कुमार जो हैं जालंधर से, जिनको सीट भी दी जा चुकी थी, वो भी बिना किसी को खबर हुए रातों रात वो भाजपा में शामिल होकर के वहाँ से टिकट लिए। हालांकि ये आम बात है, लेकिन पंजाब की जनता ये देख रही है और बिना किसी आइडियोलॉजी के, बिना किसी सॉलिड बेस के कारण के ये पार्टी बदलने वालों को मुझे नहीं लगता कि वो उतने उचित तरीके से चुनावों में अपना समर्थन देगी। कुछ ना कुछ इसका तो असर होगा ही, क्योंकि ये मेरी नज़र में ये दांव जो है उल्टा पड़ रहा है भाजपा के लिए। दूसरे दलों के लोगों को आयात करने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ये थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होने वाली है इस बार। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि हो सकता है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ आ रही है तो फिर शायद बीजेपी और अकाली दल में भी समझौता हो सकता है अगर बीजेपी की शर्तों को मान ले शिरोमणि अकाली दल। नहीं, बीजेपी और अकाली दल का समझौता टूट चुका है। दोनों पार्टियों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये वो पंजाब में समझौता नहीं करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में थोड़ी दुविधा थी, अकाली दल ये चाहता था कि बीजेपी उसको शर्तों के साथ उसको सब अलायंस में आए। शर्तें जो थीं वो कठिन थी, शर्तें जो बीजेपी मान नहीं सकती थी, जिसमें जो पंथिक इशू हैं, जो धर्म के मुद्दे हैं, सिख धर्म के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसी शर्तें अकाली दल ने
लादने की कोशिश की कि भाजपा ने उसे मना कर दिया और दोनों ने अब तो ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इनफैक्ट भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार भी 6 उम्मीदवार ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है और बाकी पे उसकी खोज जारी है, वहाँ भी कर देगी। अब पंजाब में अब सीधा ये चौतरफा संघर्ष 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इनके बीच में सीधा संघर्ष नज़र आ रहा है। कांग्रेस को आपने लंबे समय तक कवर किया है और उसको आप समझते भी हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो कांग्रेस में जैसे नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं नेपथ्य में चले गए हैं। नई लीडरशिप जो राहुल गांधी की है उसको आगे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चलते वो सफल होती नहीं दिख रही। क्या दोनों में एक फ्रेंडली मैच होगा क्या? हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक फ्रेंडली मैच की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। रैली हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो एक चाहता है कि कोई समझौता हो। पंजाब में दिक्कत ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकल लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस खास करके, आम आदमी पार्टी ने शुरू में कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया। सुखपाल खैरा जेल में थे बिना किसी खास कारण के, कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो, और लगातार दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स के द्वारा, अपने अपने वक्तव्यों के द्वारा वो एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, इसीलिए नहीं है। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो कुछ सीटों में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है। उसमें होगा ये कि कांग्रेस ने अभी अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, आम आदमी पार्टी ने कर दिए हैं। 13 में से एक कैंडिडेट भाग भी गया, दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर चुका है, भाजपा में। अब हो ये सकता है कि जहाँ पे आम आदमी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं वहाँ कांग्रेस वीक कैंडिडेट दे दे। जहाँ कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव में उस मजबूती के साथ कैंपेन ना करे, तो शायद ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट थोड़ा सा दोनों पार्टियों के फेवर में होगा। और ग्राउंड लेवल पे, नीचे के लेवल में, वर्करों में ये भी शायद संदेश जाए कि चलो हम एक दूसरे के खिलाफ तो हैं, लेकिन भारत के लेवल में, इंडिया के लेवल में अगर गठबंधन हुआ है तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा दोनों पार्टी का, उसे जीतना चाहिए। तो शायद ये मैसेज जाएगा लोअर लेवल पे, तो दोनों में फ्रेंडली मैच होगा, ये इसी संभावना दिख रही है। एक सवाल अमिताभ जी ये लगातार उठ रहा है कि पंजाब की धरती पर जैसे किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, और अभी भी देखा शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से हुआ, उसका कितना असर आप देखते हैं। दूसरा, खालिस्तान का भी एक बड़ा मुद्दा है और ये कहा जाता है कि तमिलनाडु के बाद एक पंजाब ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर सत्ता विरोधी लहर जो है वो कम से कम लोग उस पर मुखर होकर बात भी कर रहे हैं। हाँ, सत्ता विरोधी लहर, आपने सही कहा। तमिलनाडु सत्ता विरोधी, केंद्र की सत्ता विरोधी, राज्य की सत्ता विरोधी तो अभी शायद नहीं है। हाँ, केंद्र की सत्ता विरोधी जरूर रही है। ये कहानी शुरू हुई जो किसान आंदोलन, जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान 1 साल तक 3 जो कृषि कानून थे उसके खिलाफ में जमे हुए थे। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से केंद्र सरकार के खिलाफ, खास करके भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चली पंजाब में, और वो एक तरह से काफ़ी हद तक जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक मास मूवमेंट में तब्दील हो गई। तो वो नाराज़गी तो देखी जा सकती है, वो अभी भी नाराज़गी है वहाँ पे। इसीलिए अभी भी शायद भाजपा शहरों में तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकती है। गाँवों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मेरी नज़र में। वहाँ पे जो फीडबैक आया है उससे ये दिख रहा है कि वो कोई भी किसी भी तरह का वहाँ पे पैठ नहीं बना पाई है। तो किसान आंदोलन से ये शुरू हुआ। ये दूसरा किसान आंदोलन जो शंभू बॉर्डर पे किसानों को हरियाणा सरकार ने रोका और जींद डिस्ट्रिक्ट के पास रोका, वो गुस्सा भी है। वो किसानों के प्रति वो गुस्सा, किसान ये समझते हैं कि केंद्र जो है ये किसान विरोधी है, खास करके पंजाब के किसानों की विरोधी है। और पंजाब की बाकी राजनीतिक दल सारे सिंपैथाइज़र हैं किसान के कॉज के लिए। लेकिन और किसान इतना बड़ा तबका है, किसान सिर्फ किसान ही नहीं है। ये जो मैसेजिंग जा रही है बाकी पंजाब में, ये उस पर भी असर डाल रहा है, और इसीलिए भाजपा अपनी पैठ नहीं जमा पाई। और यहाँ पे तमाम कोशिश के बाद भी अलायंस जब अकाली दल से नहीं हुआ
तो भाजपा की दिक्कतें कम होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सांसद जालंधर सिंह को बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है और जिस तरह की तोड़फोड़ हो रही है, और कांग्रेस के तो जो बड़े चेहरे कैप्टन अमरिंदर, सुनील जाखड़, अब दिनेश बब्बू, ये जो तमाम चेहरे हैं वो बीजेपी में आगे, क्या सिर्फ पार्टी बदल लेने से कुछ हो सकता है क्या? नहीं, पार्टी ये जितने भी नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर का पटियाला में थोड़ा बेस था पहले, प्रणीत कौर जीतती थी, लेकिन प्रणीत कौर बाय एंड लार्ज वो कांग्रेस के नाम पे जीतती थी अपना। अब राजा और रानियों और महारानियों के दिन गए हैं, जनता इन सब चीज़ों में अब जल्दी नहीं आती। पटियाला में अब भाजपा का कोई पहले से कभी भी कोई बेस नहीं रहा है, और एक कैंडिडेट आयात कर लेने से अगर बेस बन जाए, ये राजनीतिक रूप से थोड़ी मुझे बात पच नहीं रही है। वहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में संघर्ष होगा, अकाली दल भी होगी। ये जो 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होगा ये इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन प्रणीत कौर कितना क्या कर पाएंगी, भाजपा का कितना कैडर वहाँ पे उनके साथ रहेगा, क्योंकि ये तो सारी ज़िंदगी कांग्रेस के साथ रही हैं, रातों रात पार्टी बदल करके। तो भाजपा का जो काडर है, जो वो भी नाराज़ है एक हद तक कि आपने हमारे नेताओं को कभी तरजीह नहीं दी और बाहर से नेता ला के इम्पोज कर दिए। उसी तरह सुनील जाखड़ की आपने बात की, अभी तक तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग थोड़े दिन पहले तक कांग्रेस ऑफिस में बैठा करते थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब बीजेपी की ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। जो पत्रकार हैं उन्हें भी ताजुब हो रहा है कि ये देखो रातों रात ये पहले वहाँ कांग्रेस की बातें करते थे, अब भाजपा की बातें कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड लेवल पे कितना इम्पैक्ट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उसमें अच्छी खासी नाराज़गी है। जो ये सारा सोशल इंजीनियरिंग किया है और नेता आयात किए हैं भाजपा ने, ये बहुत ज़्यादा कोई असर डालेगी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ज़मीन पे। अच्छा, आपने जो कहा कि पत्रकार भी इस चीज़ पर चटकारे ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप भी जब रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाते हैं तो जनता भी पत्रकारों पर, उसकी पत्रकारिता पर चटकारे ले रही है। इस पत्रकारिता के इस युग को, हालांकि जनता ने तो एक नाम है, गोदी मीडिया से लेके एक होड़ लगी हुई है उसको नाम देने की, कैसे देखते हैं कि कैसे इस पर रोक लगे और हम बेहतर काम जो है वो हो सकता है? यानी खेमों में बट गई, और अब तो देखिए बहस भी जब हो रही है उसमें पार्टियों के नेता कम बोलते हैं, लेकिन पत्रकार जो हैं वो मुखर होकर पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। देखिए, आपने एकदम सही बताया, ये सही तस्वीर सामने रखी। ये पत्रकारिता का काफ़ी तेज़ी से पतन हुआ है, ख़ास करके जो टीवी मीडिया है। टीवी मीडिया तो ये सिर्फ आवाज़ करने की चीज़ हो गई है, शोर मचाओ और टीआरपी गैदर करो। ये मैं नहीं कह रहा कि प्रिंट मीडिया इससे अछूती है, लेकिन प्रिंट मीडिया में फिर भी क्या होता है कि आप ब्लैक एंड वाइट में लिखते हैं, आप कुछ ना कुछ उसमें दिखाई पड़ता है, अगले दिन आप उसको वापस नहीं ले सकते। जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, वो पत्थर की लकीर, ये बंदूक से चली हुई गोली है। आपने अखबार में लिख दिया तो बंदूक से गोली चल गई, वापस नहीं आने वाली, वो छप गया, वो सबूत हो गया, आप गलत नहीं लिख सकते उसमें। टीवी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज आप धुआंधार झूठ बोला, थोड़ी देर बाद आपने उस झूठ पे पर्दा डाल दिया, कुछ उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं और नई कहानी शुरू कर दी। फिर तीसरा झूठ, थोड़े 2 घंटे बाद तीसरा झूठ बोला, उसके बाद से वो झूठ जब एक्सपोज हो गया या नहीं भी हुआ तो आपने उसको भूल करके आप चौथे पे कहानी पे चले गए। तो जो विश्वसनीयता है, जो ये टीवी मीडियम का काफ़ी कम हो गया है। आप देखिए कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आपका भी यूट्यूब चैनल है, अच्छा ये कर रहा है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें इस टाइप का बंधन नहीं है। वो रिसर्च करके, और उनके संख्या देखिए, उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखिए। लोगों को चाहिए एक निष्पक्ष पत्रकारिता चाहिए, उन्हें निष्पक्ष ओपिनियन चाहिए, जो ना सरकार की पैरवी करे ना अपोजिशन की पैरवी करे, ना वो सिर्फ आईना दिखाए। आईना किसको? आईना हर एक आदमी को। सरकार को सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी सिखाए, अपोजिशन को ये सिखाए कि विपक्ष में कैसे रहना है, ये वो और मुद्दे दिखाए, जनता के मुद्दे आप गायब करेंगे, अब बेरोजगारी के मुद्दे गायब ही कर देंगे चुनाव से, तो जनता तो झेल रही है। वहाँ उत्तर प्रदेश में 6000 पोस्ट के लिए 60 लाख लोगों ने आवेदन किया, क्या हाल हो रखा है। जो पर्चे लीक हो रहे हैं हर एक जगह में, उसका क्या, ये सारे इशू आप कैसे, किसानों के इशू आप कैसे गायब कर देंगे, महंगाई के इशू,
नौजवानों के इशू, बाकी जितने मुद्दे हैं, ये मीडिया में डिबेट नहीं हो रहे हैं। ये शोर मचाने के इशू नहीं हैं, सिर्फ शोर मचाया जा रहा है ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनका जनता से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया में फिर भी जो अखबार हैं उसमें रिफ्लेक्शन है समाज का। हो सकता है कि पेज 1 पे किसी दबाव के चलते, राजनीतिक दबाव हो या रूलिंग पार्टी का दबाव हो। रूलिंग पार्टी वो केंद्र में भी हो सकती है और राज्य में भी हो सकती है। राज्य की जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो पार्टियां सत्ता में हैं, उनका भी बहुत दबाव होता है। और ये मैं नहीं कहता कि उसमें भाजपा की भी पार्टी हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसका भी दबाव हो सकता है। हरियाणा में, अब मैं यहाँ के बता रहा हूँ, नॉर्थ रीजन में देख लीजिए, यहाँ बड़ा एक विचित्र स्थिति है। स्थिति ये है कि यहाँ पे अलग अलग पार्टियों का शासन है। मैं चंडीगढ़ में अखबार का संपादक हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जो पूरा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का यूनियन होम मिनिस्ट्री करता है। तो यहाँ पत्रकार को बैलेंस होकर अगर नहीं चलता है, वो 4 राज्य उसको देखना होते हैं, तब तो पत्रकारिता करने से रहा वो। यहाँ पे आपको वही बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। राज्यों का दबाव भी झेलना है, केंद्र का भी दबाव झेलना है, लेकिन आपको मुद्दों से बहस करना है, मुद्दों को नहीं छोड़ना है, मुद्दों पे बहस जारी रखना है। यही पत्रकारिता का धर्म है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है ये, तो उसको करें, इस पर कोई नहीं रोकेगा आपको। मुद्दे ज़रूर उठाएं आप, मुद्दे उठाए। लेकिन अभी बात है, मैं नाम तो उस वरिष्ठ पत्रकार का नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर उसकी बहस में हम ये देखते हैं कि रद्दी के उसमें छप जाएगा, ये हो रहा है, समाधान नहीं बताते। हालांकि एक शायर ने कहा है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार जरूर पढ़ना। जब पत्रकार रात को अपनी स्टोरी फाइल करता है, वो दिल को नहीं पढ़ता है, बल्कि ये देखता है कि राहुल गांधी, मोदी या जो जनता है वो कहाँ गुम हो गया। क्या पढ़े पत्रकार, समाधान नहीं बता रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो यूट्यूब के बहुत बड़े, देखा जाता है उनको बड़े पैमाने पर, समाधान की बात नहीं हो रही। नहीं, देखिए, पत्रकार समाधान बता भी नहीं सकता, बहुत सारे मुद्दे उठा सकता है। मुद्दे जैसे हमें बताया गया है कि आप जब लिख रहे हो तो विश्लेषण का इस्तेमाल ना करें। आप कोई चीज़ अच्छा किसी ने काम किया है तो उसको अच्छा शब्द इस्तेमाल ना करें, एक्सीलेंट वर्ड ना यूज़ करें। आप उसको ऐसा लेखन में अपने दर्शाएं कि वो अच्छा है। ख़राब है, कोई दुर्घटना हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लिखेंगे भयावह दुर्घटना। नहीं, भयावह शब्द से बचें। आप इस तरह से उसको वर्णन करें कि वो भयावह लगे जनता के दिमाग में। जैसे चुनाव चल रहा है, आप चुनावी मुद्दे, आप बहुत सारे इलाकों में जाएंगे, मैं भी जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाऊँगा, देखूँगा, तो वहाँ पे आपको जनता से बात करेंगे, जनता अपने मुद्दे खुद उठाएंगे, अपनी समस्याएं वो खुद बताएंगे, आपको बताएंगे। आप उन मुद्दों को उठाइए, राजनीतिक दलों तक पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, वो उनके पास पहुंच है उनकी। राजनीतिक दल जानते हैं कि वो मुद्दे क्या हैं, जनता को क्या परेशानियां हैं, वो उन्हें कारपेट के नीचे रखना चाहते हैं ताकि वो मुद्दे बने ही ना कभी भी। लेकिन पत्रकार का धर्म है कि चुनाव के वक्त खास करके ऐसे मुद्दों को उठाते रहें। मैं किसान के एक नेता से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी क्यों जो अभी शंभू बॉर्डर पे आप हरियाणा दिल्ली की तरफ अभी कूच करने का क्यों ऐलान किया? तो उसने ये कहा, देखिए ये चुनाव का समय है, यही एक समय होता है कि जब सरकार कुछ दे सकती है, और तो हम ऐसे में क्यों नहीं करें। सरकार भी तो ऐसे ही मौक़ों की तलाश करती है हमें कुचलने के लिए। हमें यही मौका चाहिए था जब हम उनके ऊपर प्रेशर बना सकें। हाँ, ये अलग बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो उनकी डिमांड भी ऐसी थी कि वो इतनी जल्दी मानी नहीं जा सकती थी। कितने राउंड ऑफ टॉक्स हुए केंद्र सरकार के, और इतनी आसानी से नहीं, ये लंबा चलेगा, ये प्रक्रिया लंबी है। लेकिन ये उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चंडीगढ़ में केंद्र के मंत्री आए, कई मंत्री आए, 3-4 राउंड की वार्ता हुई, बात पहुंचाई उन्होंने केंद्र सरकार तक, यही उपलब्धि है। हो सकता है कि अगली सरकार जो भी आए इन मुद्दों को और सीरियसली ये करे और समाधान निकाले। समाधान निकलेगा तभी जब आप मुद्दों को उठाएंगे। किसानों ने मुद्दा उठाया है, बेरोजगार भी अपना मुद्दा उठाएं, तब भी ये निकलेगा, समस्या का समाधान निकलेगा। पत्रकार उन मुद्दों को हाईलाइट करें अपने चैनल के थ्रू, अपने अखबार के थ्रू, अपने यूट्यूब मीडियम के थ्रू,
जब हाईलाइट होगा तभी नज़रों पे जाएगा, प्रेशर बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, तभी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। एक सवाल मैं पूछता हूँ कि राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक कवर किया है, उसको समझते हैं। राहुल गांधी अब एक जाति की बात बहुत करने, जाति जनगणना की बात करने लगे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी में भी अब देख रहे हैं कि ओबीसी कहाँ है। क्या लगता है कि एक तरफ वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाति की बात करते हैं, और आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक दल उस पर बात करें या ना करें, लेकिन समाज में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की इस राजनीति को? देखिए, ये मुख्यतः मैं इसको देखता हूँ, ये मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन को एक्सेप्ट किया था और लागू किया था। उसमें रिजर्वेशन जो था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने करके 49.5% पे रोक लगा दी थी, सीलिंग कर दी थी। लेकिन ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम वो था। वीपी सिंह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय जो कमंडल था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी पूरे देश में। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जाति से उसका सहारा लिया। मुझे ये लगता है कि जो भाजपा की राजनीति है, जो हिंदुत्व बहुल राजनीति है, हिंदू सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो राजनीति है, उसको काउंटर करने के लिए ये वीपी सिंह का जो मॉडल था, राहुल गांधी कहीं ना कहीं उससे उन्होंने कुछ सीखा है। उसको वीपी सिंह के मॉडल को ले आया। उन्हें शायद लगता है कि धर्म को जाति से ही हम कहीं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये कोशिश रही है। इसलिए लगातार जातीय मतगणना की बात करते रहे हैं। वो जातीय मतगणना 1931 में हुई थी, अंतिम बार हुई थी, ब्रिटिश पीरियड था जातियों का। हाँ, ये बात सही है कि सोशियोलॉजिकली समाज के हिसाब से अगर जाने कोई कि कौन कितनी जातियां हैं। मैं रिजर्वेशन के बारे में नहीं जाना, उसके बारे में क्या है कि जितने तर्क हैं उसके फेवर में, उतने ही उसके खिलाफ भी हैं। तो मैं किसी चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि रिजर्वेशन जाति के आधार पे होना चाहिए उतना ही परसेंटेज मिलना चाहिए, उसका मैं पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन ये राजनीति है। राजनीति राहुल गांधी को यही लगा कि शायद धर्म की राजनीति से, शायद जाति की राजनीति से वो कुछ हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया। बिहार में उनके जो पार्टनर हैं, राष्ट्रीय जनता दल, वो उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके पार्टनर समाजवादी पार्टी, वो भी पक्षधर है इस खेल के। ये बेसिकली मुख्यतः ये हिंदी बेल्ट की राजनीति है। जातीय जो मतगणना है, ये हिंदी बेल्ट को ध्यान में रखते हुए। साउथ में तो पहले से ही तमिलनाडु में रिजर्वेशन इतना हाई है कि वहाँ पे इसका कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ जातीय मतगणना जो है, ये पंजाब भी नहीं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब इलाकों को प्रभावित करने के लिए है। अब कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, कितना होगा, ये तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन मुख्यतः मेरा ये मानना है कि धर्म की राजनीति को काउंटर करने के लिए ये वीपी सिंह का फॉर्मूला राहुल गांधी ने कुछ हद तक अपना लिया है। पंजाब की राजनीति की जब बात और केजरीवाल की बात ना हो तो ऐसे हो नहीं सकता। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर ईडी ने बढ़ा दी है, लेकिन कहा यह जाता है कि आंदोलन के बाद, अन्ना आंदोलन के बाद जो उम्मीदें केजरीवाल से थी, जिस तरह की राजनीति को वो स्थापित करने चले थे, वो कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में उसके मंत्री जो हैं वो लगातार जेल जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये एक दुर्भावना की वजह से काम हो रहा है, या फिर वाकई नैतिकता जिसकी बात करते थे केजरीवाल, वो कहीं अपनी उस चमक को खो गए हैं? देखिए, राजनीति में नैतिकता तो ये बड़ा कठिन सवाल है कि कौन कितना नैतिक है। कितना नैतिकता का मापदंड बदलता रहता है राजनीति में। कोई दूध का धुला यहाँ है नहीं, ना केजरीवाल दूध के धुले हैं, ना उनके विरोधी दूध के धुले हैं। और ये बड़ा कठिन परिस्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए कि उसके 2 मंत्री जो थे दिल्ली सरकार में, वो जेल में हैं, मुख्यमंत्री तक जेल में हैं। और ये एक हद तक ये मुझे लगता है कि ये टारगेटिंग है, ये टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल इंडिया गठबंधन के एक मजबूत एक नेशनल पार्टी हो चुकी है आम आदमी पार्टी। वो 4 राज्यों में उसके वोट जो है 6% से ज़्यादा है, नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं
दूर लॉन्ग टर्म में एक थ्रेट हैं भाजपा के लिए, तो उनको टारगेट तो किया ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हमारे कानून में सीधा साधा है, आप किसी को अरेस्ट तब करते हैं, कब करते हैं? पहला करते हैं कि जब वो भाग जाए, वो भागने की पोजीशन में हो। मुख्यमंत्री तो भाग नहीं सकता, वो तो वहीं पे रहेगा। दूसरा, वो गवाहों को तोड़ ना सके। अब वो जिस मामले में वो जेल में है उसमें अब गवाहों को क्या तोड़ेंगे? वो गवाह तो ऑलरेडी सरकारी गवाह बन चुके हैं। जो सरकारी गवाह के रिश्तेदार, आपको पता ही होगा, वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं तेलंगाना से। एक जो सरकारी गवाह जो सारे एक्साइज पॉलिसी में है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दुर्भावना तो है ही। और हाँ, ऑफ कोर्स एक्साइज जो पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई थी, मैंने डिटेल में नहीं गया हूँ, उसमें भी खामियां रही हैं, लेकिन उसका खामियां का फ़ायदा उठा करके एक पूरे राजनीतिक दल को चुनाव के ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हो चुका हो, वो करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बदले की भावना लगती है। लेकिन इसका मैं एक ये भी देख रहा हूँ इसमें, केजरीवाल के जितने आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं या जो नेता हैं, उन्होंने क्या किया है कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे एक फ़ोटो उन्होंने बनाई है, अपने प्रोफाइल्स पे भी लगाई है, सब जगह प्रचार प्रसार किया है। तो एक सिंपैथी फैक्टर, एक काफ़ी हद तक सिंपैथी फैक्टर जनरेट हुआ है, पंजाब में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी इन सब कारणों के चलते केजरीवाल को गिरफ्तार होने की जो सिंपैथी फैक्टर है, वो बहुत हद तक उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। और ऐसा दिल्ली में भाजपा घबराई हुई भी है, 7 की 7 सीटें शायद ना आ पाएँ यहाँ पे भाजपा की, और अगर नहीं आती है तो वही केजरीवाल की नैतिक जीत होगी कि उसने दिल्ली में भाजपा के रथ को रोक दिया। उसके अरेस्ट ने दिल्ली में भाजपा के रथ को रोक दिया। अगर 7 की 7 नहीं आती है, भाजपा 3 या 4 सीटें पे ही सीमित रह जाती है, तो केजरीवाल उसको श्रेय जाएगा और भाजपा ये पता चलेगा कि भाजपा ने गलत फैसला लिया था एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके। तो ये आपने विचार सुने, और बिल्कुल सच ये है कि केजरीवाल अब सहानुभूति की लहर पर भाजपा के रथ को रोकना चाहती है, और भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने का दम भर रही है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कई चीज़ें जो हैं वो सवाल भाजपा पर लग रहे हैं। आपको ये विचार अमिताभ शुक्ला जी के कैसे लगे, इसकी राय हमें ज़रूर दीजिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताते हैं कि हमारी पत्रकारिता पूरी तरह से कबीर की तरह है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। कांग्रेस जो है वो पलायन कांग्रेस में हो गया और बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। चुनाव के समय ये आम बात है, ये जो दल बदलू और जो सीजनल नेता हैं, ये नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में इधर से उधर जाते रहते हैं। हरियाणा के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने रातों रात पार्टी बदल करके, किसी को हवा तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी, उन्हें टिकट भी मिल रही थी, उसके बाद भी वो भाजपा में शामिल हो गए। मेरी नज़र में ये दांव जो है उल्टा पड़ रहा है भाजपा के लिए। दूसरे दलों के लोगों को आयात करने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ये थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होने वाली है इस बार। बीजेपी और अकाली दल में भी समझौता हो सकता है अगर बीजेपी की शर्तों को मान ले शिरोमणि अकाली दल। दोनों पार्टियों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये वो पंजाब में समझौता नहीं करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। नई लीडरशिप जो राहुल गांधी की है उसको आगे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चलते वो सफल होती नहीं दिख रही। पंजाब में दिक्कत ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकल लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ हैं।